लाइव। All dear students, welcome to Pratiyogita Darpan. So as you know, the prelims 2025 has been conducted और आप सब कुछ बच्चों के एग्जाम जो होंगे अच्छे गए होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम जो है वो थोड़े से अप एंड डाउन सिनेरियो में गए होंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 ऑफ 2025। लेकिन सारे सेगमेंट नहीं, दिस इज द ओनली डिस्कशन फॉर द एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट क्वेश्चन को यहाँ पे पिक आउट करने वाले हैं एंड लेट्स सी कि आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ओरिजिनल आंसर क्या आने में को पता है टाइम होगा, सो हम पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे एंड 90 to 95% कितनी हद तक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आंसर के सही होने में, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। लेट्स जंप ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। और मेरे ख्याल से ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ये वाला, आप थोड़ा भी अगर ऑब्जर्वेशन करके समझते इस क्वेश्चन को, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर अस। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन, यहां पे इस वर्ड को आपने हाईलाइटेड कर लेना है। एक्टिवेटेड कार्बन इज द गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव pollutant from the effluent streams and to ready-made containments from the various industries. Mark the word, he is saying activated carbon. और activated carbon किस लिए यूज किया जा रहा है? To remove pollutants. बस इतना पकड़ लो आप पहला स्टेटमेंट से। दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग द हैवी मेटल्स। ठीक है जी, हैवी मेटल को पकड़ लीजिएगा। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट 3, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद द कार्बन कंटेंट। तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शंस क्या कह रहे हैं हमारे सामने आ चुके हैं। अब ये तीनों ऑप्शन में क्या क्या रिलेशन बना रहा है, ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट फॉर द अबव स्टेटमेंट। जो तीन स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कह रहा है बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द अबव पैसेज। ओनली वन स्टेटमेंट सेकंड and 3 is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. तो चार ऑप्शंस है, इन चार ऑप्शन में हमें इस पे आना ही नहीं, हमें ये समझना क्या कह रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो रिमूव कर सकता है पोल्यूटेंट को जो हमारे पास स्ट्रीम्स एंड ऑल, ठीक है जी, जो भी हमारे रिवर्स वगैरह कंटेंट हुई है उनके अंदर से हमें पोल्यूटेंट को ड्रैग आउट करना है। एक्टिवेटेड कार्बन उसमें मदद कर सकता है। ये बात अगर आपको समझ रही है तो हाँ ये बात ठीक है, ये बात करेक्ट है। कह रहा है उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है, लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ऑब्जॉर्व द हैवी मेटल्स। वो क्या कर सकता है, हैवी मेटल को ऑब्जॉर्व कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट वेस्ट विद द हाई कार्बन कंटेंट। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखने की बात करें, सो इट इज सेइंग सिंपली दैट बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्योंकि हमें पता है कार्बन से जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन है उससे हम पोल्यूटेंट को बाहर निकाल सकते हैं। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखा होगा आपने, चारकोल कैन बी यूज्ड। आप ग्लास देखते होंगे, ग्लास के अंदर आप एक बार एक काम करें, बहुत बार आपने सुना होगा दैट टू फिल्टर आउट द वाटर हमें कार्बन कंटेंट चारकोल चाहिए होता है, उससे हम पोल्यूटेंट को ड्रैग आउट कर सकते हैं। अगर ये बेसिक फिनोमेना भी दिमाग में रहता है दैट कार्बन कैन बी यूटिलाइज्ड, activated carbon can be utilized to drag out the pollutant from the streams and all, so by guessing this कि absorb कर सकता है heavy metals को, ठीक है, आप स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। that's what question number 1 is saying. Let's jump on second question. Consider the following statement. कंसीडर कर लो स्टेटमेंट्स को, ढंग से समझ लो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। अब जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कह रहा है सीमेंटिंग इंडस्ट्री जो है वो 5% से ज्यादा ग्लोबल कार्बन एमिशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। दिस स्टेटमेंट इज
correct because data has been published और according to the data it is simply saying 5 to 8% जो होता है वो ग्लोबल कार्बन एमिशन में सीमेंटिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. अब हमें ये बात तो करेक्ट है कि ये चीज हो रही है, ठीक है जी, इसमें कुछ नया गलत नहीं है. कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है. कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से ये पहला स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे से कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कह रहा है सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स विद द लाइमस्टोन सीमेंट वाइल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, कह रहा है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सिलिका बेयरिंग क्ले को लाइमस्टोन में ऐड कर देते हैं, उससे हमें सीमेंटिंग देखने को मिल जाती है. ठीक है, हमें बात सही लग रही है कि ये तो प्रोसेस बता रहा है बाय विच वी आर मेकिंग व्हाट, सीमेंटिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम. तो लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट किया ड्यूरिंग सीमेंट क्लिंकर बनाते समय एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. तो जब भी हम लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट करते हैं सीमेंट क्लिंकर के लिए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है. तो अगर वो कह रहा है कि ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5% रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंटिंग इंडस्ट्री, तो ये बात तो यहीं से सही हो रही है ना बेटा, कि जब भी आप लाइमस्टोन से लाइम बना रहे हो तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है. ये स्टेटमेंट तो शायद ये नहीं कह रहा ना कि इसे एमिशन क्यों हो रहा है. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो उसमें रिलेशन अगर देखना शुरू कर दोगे सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. बोथ ऑफ देम इज नॉट एक्सप्लेनिंग बेटा. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. तो आगे बढ़ना ही नहीं हमको. ठीक है जी, आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एट द 28th 2023 से निकाला है क्वेश्चन. एट द 28th UN क्लाइमेट चेंज, जैसे हम UN कॉप कहते हैं, कॉप 28, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड द हेल्थ. ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं. चलो, एट द 28th कॉप मीटिंग में इंडिया ने रिफ्रेन मना कर दिया कि भाई हम डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ पे साइन नहीं करेंगे. दैट इज द न्यूज ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स. अगर आप देखोगे हेडलाइन वाज रिटन दिस कि इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम कॉप 28 डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड द हेल्थ. तो ये बात हमको समझ आ गई. द 28th कॉप डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन. ये पॉइंट समझना है बेटा, इट इज नॉट बाइंडिंग डिक्लेरेशन. ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है ही नहीं. इफ साइन इट बिकम मैंडेटरी टू द डिकार्बोनेशन हेल्थ सेक्टर. भाई जरूरी ही नहीं है, जब ये चीज बाइंडिंग ही नहीं है बेटा तो यहीं से स्टेटमेंट को हमें बाहर निकाल देना. इट इज नॉट बाइंडिंग. उसके बाद क्या है स्टेटमेंट 3, इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज. इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है जी, अब इसमें पता लग रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है जी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. अब ऑप्शंस क्या दे रहा है वो, लेट्स सी. बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. चलो जी, बाहर हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ये भी स्टेटमेंट जी बाहर हो गया. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. No, none of them is explaining statement 1. उसके बाद neither statement 2 nor statement 2 is correct. This would be the right answer. Possibly this would be the right answer. Wait for the answer key, right? Next, consider the following statement. Article 6 of the Paris Agreement on the climate change, ठीक है जी, is frequently discussed in the global discussion on sustainable development एंड क्लाइमेट चेंज. तो कह रहा है एग्रीमेंट जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, दैट सिंपली इज डिस्कस ऑन ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम बात कर रहे हैं. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, बात बिल्कुल सही है. चलो जी, कोई बात नहीं है. स्टेटमेंट 2 कह रहा है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स. जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, ये सेट करता है कि कार्बन मार्केट्स कैसी होंगी. ठीक है जी. Statement 3, Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intend to promote inter-country non-market strategy to reach their climate targets. तीनों ही स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. लेकिन डोंट यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग नथिंग. ये कह रहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट करता है कार्बन मार्केट्स के प्रिंसिपल को, लेकिन अगर उसको सही से फिल्टर आउट करके देखोगे डिस्कशन किस बात पे हो रही है, इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजी टू रीच आउट द क्लाइमेट चेंज. सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन नहीं, बोथ ऑफ देम इज नॉट एक्सप्लेनिंग बेटा. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 is correct but only one of them explain. So this would be the right answer. And which is explaining?
दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग विद दिस स्टेटमेंट. सो कनेक्शन बन रहा है आपका. आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. विद द रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर, न्यूज में बहुत था, सिंपल यही कह रहा है कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कैप्चर कर लेना कार्बन को. एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है जी. इट कैन बी यूज्ड एज अ वे टू कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन, पढ़ रखा है आप लोगों ने. It can be valuable approach for the plastic production in the food processing. It is also correct. Next, in aviation, it can be a source of carbon for combining with the hydrogen to create low carbon fuel synthetic. Absolutely, this is also correct. 1 and 2, 1, 2, 3, none of them, only 3. So this would be the right answer for direct action capturing. Answer number C. Let's see the next question. Regarding the peacock tarantula. बचपन में I used to watch Discovery. In that I had a fear of spider. And generally हमको पता है that spider is referred as tarantula spiders. ये ठीक है. Which is also known as gooty tarantula. Statement है उस species को लेके आपको बताना है कौन सा statement correct है, right? It is omnivorous. जाहिर सी बात है, omnivorous means it is eating everything. Spiders. Connection. Carnivorous. Second, its natural habitat in India is only limited to some forest. Correct. Deciduous forest on the trees. They are living on the trees. And India, they are generally found in the regions of Andhra Pradesh. Right? It's in its natural habitat, it is arboreal species. तो मैंने कहा ना पेड़ों पे रहती हैं, तो ये भी correct हो जाएगा. So in this regarding statement 1 is incorrect, बाकी 2 and 3 is correct. So hence the statement will be D. 2 and 3 will be the right answer. Next, carbon dioxide emission in India less. वर्ल्ड की रिपोर्ट है बेटा दिस वन. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 emission in India is less than 0.5 of the per capita. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल हम आप 0.5% से 0.5 से नीचे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को एमिट कर रहे हैं. दिस इज इनकरेक्ट. हम इतना ही ज्यादा एमिट कर रहे हैं. In terms of CO2 emission from the fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific. बिल्कुल सही. The first one is China, second is in India. Electricity and the heat producers are the largest source of CO2 emission in India. So absolutely correct. Electricity जो है उसी से हम ज्यादा कार्बन emission कर रहे हैं. That is also in news. So this one will be incorrect. This is correct. This is correct. 2 and 3, 2 and 3. C will be the right answer. Next, consider the following statement. Wow. Cassava, ginger, malabar, mint, papaya. Cassava, shrub, ginger, herbs. ठीक है. Malabar spinach. ठीक है. Herbaceous climber, mint, shrub, papaya. No. Remember this. Mint and papaya, they are herb, not shrub. Basic concept. If you understand this, basically, 2 options are already eliminated here. Only 2. Now, Malabar spinach, ginger and cassava. They are shrub. Absolutely, cassava is a shrub. Herb, it is, ginger is a herb with having some leaves on that. That's why this word is remembered. Pseudostyrum. And also Malabar spinach, herbaceous climber. Okay, they have the potential to climb on the trees because they do not have the particular, trunk in that. So in this, these 2 are incorrect. This will be the correct. How many above pairs are correctly matched? Only 3. Next, artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of silver iodide and the potassium iodide. This is very common, beta. It has been many times in the news. So this was most of easy question if UPSC is asking. Which organization has enacted the natural restoration laws? NRL कौन लेके आया बेटा? Tackle climate change and biodiversity laws. This was brought by the European Union. There is no such concept to be discussed here. Static question is there. Consider the following statement. Of the 2 major ethanol producer in the world, okay, Brazil and United States of America, the former produce more ethanol than the later. What an interesting line, beta. क्या यूपीएससी लिख रहा है कि ब्राजील एंड यूएस आर द टॉप एथेनॉल प्रोड्यूसर. दूसरे पैराग्राफ यहां चेंज करके क्या कह रहा है? That former means Brazil is producing more ethanol than the America, US. Statement second, unlike in the US of America, where corn is the principal feedstock. आपने पढ़ा है basically environment के अंदर, this maize and corn are native to America. And sugar cane के development के अंदर Brazil and India in top. That's what it is saying. For ethanol producing, sugar cane is the principal feedstock ethanol producing in Brazil. This statement is correct.
Now here you need to understand Brazil and US are top two, but US is the top one in the world. Here Brazil is second. Why? What the statement is saying? Brazil is first and US is second. So this become incorrect. Let's see which of the following is correctly in respect of the above statement. Both statement 1 and 2 are correct. No, one is not correct. Both statement ये भी incorrect हो गया बेटा. Statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. No, statement 2 is incorrect, while the statement second is correct. So this will be the right answer. Next, production of crude oil. Okay, we consider production of crude oil, refining, storage, distribution, marketing, sale of the petroleum product, production of natural gas. Which above the following activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board? PNGRB. PNGRB करंट अफेयर में था, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी. ठीक है जी. So according to this PNGRB बेटा, the most important function of PNGRB is to refining, storage and distribution of petroleum and marketing and the sales of petroleum product. According to the act overview, this production of crude oil and production of natural gas does not fall into the hand of PNGRB, right? Ministry of Petroleum. So hence, according to this, these questions has been asked in UPSC this year 25. So questions were quite easy. तो ऐसा भी नहीं कह सकता बहुत easy थे. Moderate to difficulty की तरफ गया है पेपर. लास्ट ईयर से रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है आपका पेपर. सो इन दैट वी कैन एक्सपेक्ट इफ यू आर स्कोरिंग नियर टू 90 to 95, so be ready for your mains, right? चलो, bye bye, take care and see you in the next session.